We have talked about some simple structures. We have talked about the base-centered cubic arrangement. And the base-centered cubic arrangement, we talked about the coordination number, we talked about the contribution, we talked about the various other aspects. Now, we talk about another arrangement. Now, this arrangement that we talk about is called hexagonal closed packing. Hexagonal closed packing के अंदर what we have is we can have a hexagon. Hexagon is named for सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। स्पेलिंग तो देख, स्पेलिंग सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। सर प्रोसेस में चलता है। कैमकॉर्डर है राइट। Okay, now हमारे पास ये अच्छा मुझे इतना बताओ how many lattice points are required to make a hexagon? 7. एक सेंटर में भी ठीक है। अब इस हेक्सागन पे जो 7 स्फीयर्स का बना हुआ है, तो lattice point is the center of mass that we need. So this hexagon, which is made up of 7 lattice points or 7 spheres, अगर इसके ऊपर आप स्फीयर प्लेस करते हो, तो आप कितने स्फीयर्स के ऊपर प्लेस कर सकते हो? इस हेक्सागन में के ऊपर आप कितने स्फीयर्स डाल सकते हो? नहीं, 3। क्योंकि इन 3 के बीच में एक ग्रुप बनेगा, इन 3 के बीच में बनेगा, सबके अंदर बनेगा, यानी टोटल आपको 6 ग्रुव्स नजर आएंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप पे आप एटम डालते हो, दैट एटम इज गोइंग टू कवर अप दिस मच डिस्टेंस, और इस वजह से आप यहाँ पर कोई और एटम नहीं डाल पाओगे। तो आप एक हेक्सागन के ऊपर 3 एटम्स, 3 पार्टिकल्स एग्जैक्ट ऑन द हेक्सागन डाल पाओगे। फाइन। तो अगर आप इसके ऊपर दूसरा अरेंजमेंट डालते हो, तो वो ट्रायंगल जो आप इसमें डालोगे वो भी एक हेक्सागनल लेयर का ही पार्ट होगा। So here we are going to have a hexagon here, and then there would be a triangle. यहाँ एक पॉइंटर्स का, यहाँ एक पॉइंटर्स का, यहाँ एक पॉइंटर्स का, ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा इस हेक्सागन के अंदर। Now this triangle itself is a part of another hexagon. ठीक है? यहाँ पर भी एक और हेक्सागन है, ऐसा नहीं है कि हेक्सागन और नहीं है, यहाँ भी हेक्सागन है, ये हेक्सागन है। So this is an entire hexagonal layer, और उसके ऊपर हमने एक और हेक्सागनल लेयर बना। बट जब हम उसको सेट करते हैं, हेक्सागनल लेयर एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं आता, हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, so that all the atoms are fitting in the grooves of the lower layer. तो इस तरीके से अरेंजमेंट बन जाता है। अब आप जो तीसरा लेयर बना सकते हो, पहले लेयर जैसा फिर से बना सकते हो, फिर उसके ऊपर एक लेयर बनेगा, फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे, इस तरीके से ये लेयर बनते चले जाएंगे। तो अगर हम लेयर्स को ऐसे सीधा करके देखना चाहें, तो वी वुड बी सीइंग कि यहाँ पर हमारे पास एक हेक्सागन है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल आ जाएगा अगले लेयर का, उसके ऊपर उसके अगले लेयर का हेक्सागन आ जाएगा, उसके ऊपर लेयर का ट्रायंगल आ जाएगा, फिर हेक्सागन आ जाएगा, and so on. This layer would be moving on. ठीक है? Be very clear. All are hexagonal layers. अब अगर हम इसके एक repeating unit की बात करें, तो repeating unit would be like this. ये repeating unit बन जाएगा। ठीक है? This is a hexagonal repeating unit. अगर हम इसे A लेयर मान लें, ये बन जाएगा B लेयर, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा फिर से A लेयर, ये बन जाएगा B लेयर, ये फिर से A लेयर बन जाएगा। So this is an AB arrangement of hexagonal. ट्रायंगल लेयर A और ट्रायंगल वाला B है। अच्छा, चलो हेक्सागोनल। आप किसी को जो मर्जी मान लो,
एबी कहने का मतलब ये है कि दोनों लेयर एकदम से सिमेट्रिक नहीं है, थोड़े से शिफ्टेड है। क्या 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 पेन लगा हुआ एसी चल रहा है तो यहाँ पर we have simply we are talking about AB layer, तो किसी भी लेयर को आप A मान लीजिए, किसी भी लेयर को आप B मान लीजिए। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये सारे के सारे हेक्सागन्स एक सिमेट्री में नहीं है, आगे पीछे है। Every alternate layer is identical to the initial layer. So that is what we have as the arrangement, AB arrangement of the hexagonal layers. This is the hexagonal closed pattern. Now, एक simple से questions है इसमें, जैसे कि what would be the coordination of each particle in this arrangement? जल्दी बताओ, what would be the coordination number of each particle in this particular arrangement? ये पार्टिकल हमारे पास है, इस पार्टिकल से 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स अटैच हैं, ठीक है। अब इसके नीचे 3 है, इसके ऊपर 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टर्न्स आउट टू बी इक्वल डिस्टेंस पर है ऑब्वियसली। देखो ना, इसके ऊपर हमने ट्रायंगल रखा ना, ऊपर ही रखा है, सीधा हुआ है इसके, ठीक है। अगर आप इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को ज्वाइन करते हो, then again it is going to be a triangle and that too an equilateral triangle, ठीक है। ये भी एक equilateral triangle ही बनेगा। Why can't you prove it? This particle is, ये हमने 1 2 3 एटम लगाए और एक एटम इसके ऊपर इस ट्यूब में रख दिया। Very obviously all are equidistant from each other, that's going to form a tetrahedron and that's what it is. तो ये वाला पार्टिकल इन 3 के ग्रुप में रखा हुआ है। पार्टिकल कॉर्नर्स पर है ना पार्टिकल कॉर्नर्स पर है पार्टिकल यहाँ है, इन 3 से ट्रायंगल बना ना, उसके अंदर ये रखा है ना, ठीक है। या फिर आप ये ले लो, अगर आप इस तरीके से ये देखो 1 2 3 इसके सेंटर में ये है, फिर 1 2 3 इसके सेंटर में ये है, फिर 1 2 3 इसके सेंटर में ये है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है और ये वाला खाली है। तो 6 ग्रुप्स में से 3 ऑक्यूपाइड होंगे, 6 कभी ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टर्न्स आउट टू बी 12. Now if we consider this as a unit, a repeating unit, hexagonal unit cell, what will be the overall contribution in this unit cell? Contribution.
यहाँ पर देखो, अगर हम इस पार्टिकल को देखते हैं तो दिस पार्टिकल इज शेयर्ड बाय टू पर्टिकुलर यूनिट सेल्स। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ। अब ये जब पार्टिकल की बात करोगे, दिस पार्टिकल इज एक्चुअली बीइंग शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स, ठीक है? तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/6। ये जो 3 है वो इस पूरे यूनिट सेल के अंदर है, इन सब का कंट्रीब्यूशन 1 ईच है। नाउ क्या चलेगा? इट इज गोइंग टू बी 12 into 1/6, 6 ठीक है, प्लस 2 into half, ठीक है, प्लस 1 into 3, तो टोटल इट टर्न्स आउट टू बी 6। तो इस यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन 6, ठीक है? The contribution in this unit cell is 6. अब इस यूनिट सेल की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। That efficiency is pure geometry. अब अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी लगती है, मैथमेटिक्स आती है, तो आपका कंट्रीब्यूशन को उसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट लगता है, तो I'm just telling you the value. इसकी एफिशिएंसी is 74%. The same as the face center cubic arrangement. So this arrangement is as efficient as face center cubic arrangement. ठीक है? अब एक चीज देखो, हमने ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाई। We took the hexagon, एक दूसरा हेक्सागन ऐसे लगा दिया। इसके ऊपर हेक्सागन लगाने का एक और तरीका है, मतलब कि हमने इन ग्रूव्स को फिल किया है ना, we could have filled these grooves, और अगर हमने इन ग्रूव्स को फिल कर दिया होता तो there would be a hexagon in this manner. Now this layer would be like एक लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। अब जैसे मैं चौथे लेयर पे पहुंचूंगा, पीछे वाला लेयर पहले वाले जैसा हो जाएगा, ठीक है? फिर से पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब जैसे हमने इनको A B C A B लेयर बोला था, जैसे हम एक C लेयर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो इट इज गोइंग टू बी A लेयर, B लेयर एंड C लेयर, देन अगेन A लेयर, B लेयर, C लेयर। तो अगर उसको देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक हेक्सागन है, उसके ऊपर आपने ऐसा ट्रायंगल बनाया, सीधा ट्रायंगल, तो सीधे ट्रायंगल के ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा और फिर से एक हेक्सागन आ जाएगा, फिर से एक ट्रायंगल, फिर से एक उल्टा ट्रायंगल और फिर से एक हेक्सागन। अगर हमने इसको AB लेयर बोला था, तो we can say this to be ABC layer, ABC layer. Fine. So this will be an ABC layer, ABC layer. अब फिर से यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे फिर से पार्टिकल है, यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल उल्टा है या सीधा है? ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही है ना, कोऑर्डिनेशन में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस स्ट्रक्चर also turns out to be 12. यहाँ पर भी उतनी तरीके से पैक किया हुआ, जितना इतनी अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। यहाँ पर भी जो इसकी एफिशिएंसी आती है वो फिर से 74% आती है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर? दिस इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग हम कर चुके हैं। अब ये कौन सी पैकिंग होगी? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज the face center cubic pattern. ठीक है? The face center cubic arrangement. The ABC arrangement of hexagonal layers gives the face centered cubic arrangement.
हेक्सागन था, एक हेक्सागन था, हमने उसके ऊपर दूसरा हेक्सागन रखा, तो वो ट्राइंगल बीच में कैसे आ गया? ये क्यूब है, इस क्यूब को ऐसे लो, ठीक है? ये जो है ना ये वाला, ये वाला है, ठीक है? इसके आसपास पूरा हेक्सागन, ये वाला है, ठीक है? अब देखो बीच में, ये एक फेस सेंटर है, ये एक फेस सेंटर है, ये एक फेस सेंटर है, ठीक है? तीन, ठीक है? अब इस तीन फेस सेंटर को, इस तीन को अगर हम छोड़ के इस नीचे वाले फेस सेंटर्स पे चलें, 1 2 3, ये एग्जैक्ट इसका उल्टा ट्रायंगल है। ऐसे नहीं, ये आएगा कॉर्नर वाला। बहुत सारे डिस्टेंस तो बढ़ गया है बी और सी के बीच में काफी सारा। हाँ, तो बी और सी लेयर के बीच में डिस्टेंस तो काफी बढ़ गया है। इसका और इसका डिस्टेंस, इसका और इसका डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल है। ये और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। This is right on the center of the triangle formed by these three. इन तीन के ट्राइंगल के ठीक ऊपर ये रखा हुआ है। मुझे नीचे ट्रायंगल करना है वो वाला। वो भी से बेटे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बीच ये वाला इसको टच होना कर रहा है। इससे जो बी एंड सी ट्रायंगल है उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है। Absolutely not. ये ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर ये ऐसे है ना, देखो ये ट्रायंगल आपने ऐसे बनाया और इसी के ऊपर दूसरा हेक्सागन बना दिया। एक हेक्सागन आपने ऐसे लिया, एक हेक्सागन ऐसे लिया, तो अगर दोनों हेक्सागन को देखोगे तो दोनों के ट्रायंगल एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें कहीं कोई डिस्टेंस नहीं है। इस लेयर इस लेयर इस लेयर, यहां से यहां का डिस्टेंस जितना है, वहां से यहां का डिस्टेंस भी उतना ही, यहां से यहां का डिस्टेंस भी उतना ही है। वेरी ऑब्वियसली ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा। ऑब्वियसली इज दैट क्लियर? ठीक है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वन ट्रायंगल एंड अनदर ट्रायंगल दे आर गोइंग टू बी इन्वर्टेड ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो इस तरीके से ये ऐसे इमेजिन अगर कर लिया जाए तो यू विल बी एबल टू गेट द स्ट्रक्चर। ठीक है? आगे ठीक है ना? ये ट्रायंगल के ठीक ऊपर और ये ट्रायंगल एक दो, ठीक है? Clear? So this is the hexagonal closed pattern. इस तरीके से हमने ये चार पैटर्न्स की बात की। Simple cubic, body centered, face centered, and hexagonal closed pattern. And we just understood that ABC arrangement of hexagonal layers gives us a face-centered cubic arrangement. Okay. Now, having talked about this, ये जितने भी हमने arrangements की बात की, इन सभी arrangements में एक छोटा सा drawback है। और drawback ये है कि इन सारी arrangements में we have considered that all the particles making the arrangements are exactly identical. हमने सारे के सारे particles को एक ही तरह का particle लिया। ये arrangement हो सकती है metals की। metals के अंदर सारे particles identical होते हैं तो metals की ही arrangement होती है। ये arrangement हो सकती है maybe certain covalent substances की, molecular substances की, उनकी हो सकती है क्योंकि उनमें identical particles हैं। लेकिन ये arrangement कभी भी किसी ionic substance की नहीं हो सकती, क्योंकि ionic substances के अंदर कम से कम दो तरह के पार्टिकल तो होंगे ही होंगे, कैटायन और आयन। और कैटायन और आयन के साइजेस सिमिलर हो सकते हैं, सेम तो कभी नहीं हो सकते। तो you are going to have at least two different kind of particles whenever you are going to make the arrangement of an ionic substance. तो ionic substances का जो arrangement है उसको बनाने के लिए हम इस arrangement में कुछ additions कर देते हैं। Yeah. What we consider while making the arrangement of the ionic substances is that the entire arrangement is made of one kind of particles, mostly
that one kind of particle is the anion, because anion is generally the larger one. Okay? And if the anion is the larger one, then in that case we make the entire arrangement of the anion, और वो entire arrangement in 14 Bravais lattices में से कोई भी हो सकता है. We make the entire arrangement of one kind of particle, and then जब भी आप स्फीयर को अरेंज करोगे उसके बीच में गैप जरूर बचेगा, तो बाकी दूसरे पार्टिकल्स को उन गैप्स में फिट कर दिया जाता है. Is it clear? ये चीज लिख लीजिए. अब ये इसमें हेडिंग डाल दीजिए. The structure of ionic solids. The structure of ionic solids. आगे लिखिए. The ionic solids contain at least. The ionic solids contain at least two kind of particles. At least two kinds of particles. That is cation and anion. To describe the structure, of the ionic solids, it is considered that the entire lattice, is made of one kind of ions. Bracket में लिखो, usually an ion. One kind of ion. Bracket में usually an ion. Bracket close. And the other particles occupy the vacancies in its arrangement. These vacancies are termed as voids. These vacancies are termed as voids. ठीक है? सर जैसे हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन रखा था हमने, वो ट्रायंगल में इंक्लूड कहाँ से हो गया? बीच में कैसे आया? इधर मेरे पास ये हेक्सागन है. ये हेक्सागन, ठीक है? अब अगर इस हेक्सागन के ऊपर मैं एटम्स को प्लेस करता हूँ, जस्ट आई एम प्लेसिंग द एटम्स, तो एक एटम यहाँ आ जाएगा, ठीक है? दूसरा यहाँ नहीं आ सकता, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ नहीं आ सकता, तीसरा यहाँ है. तो एक हेक्सागन के ऊपर अगर मैं एटम्स को प्लेस कर रहा हूँ, तो I'll be able to place only 3 atoms on the hexagon. ठीक है? अब ये जो 3 एटम है, ये भी एक हेक्सागन का पार्ट है. देखा? ये एक हेक्सागन बना ऐसे. अब यार मुझे खुद नहीं पता चल रहा मैंने कौन सा वाला बनाया. हाँ, ठीक बन गया. ये हेक्सागन ऐसे बना. इस हेक्सागन के ऊपर ये ट्रायंगल ऐसे है. अब इसका हेक्सागन बना है, ये देखो ये बना है. अब कुछ दिख रहा है तो देखो. ठीक है, बट ये बनेगा ऐसे.
करके, so that is how it is formed. तो हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन ही है, लेकिन एक हेक्सागन के ऊपर दूसरे हेक्सागन का ट्रायंगल आएगा, इस ट्रायंगल के ऊपर दूसरे लेयर का हेक्सागन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया तो ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल आ जाएगा। That is how it is made. Is it clear? अब एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं साइज ऑफ द वॉइड, राइट? साइज ऑफ द वॉइड। The radius of the sphere which exactly fits in the void. The radius of the sphere which exactly fits in the void is termed as the size of the void. तो हमने साइज ऑफ द वॉइड की बात। ये जो साइज ऑफ द वॉइड है, ये एक्चुअली स्पीकिंग दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए मैं फुटबॉल के बीच में गैप की बात करता हूँ, फुटबॉल के बीच के वॉइड की बात करता हूँ, तो शायद फुटबॉल के वॉइड के बीच में एक हैंडबॉल फिट कर दिया सकती है। अगर मैं हैंडबॉल्स के बीच के वॉइड की बात करता हूँ, then in that case I might be able to fit क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल के अंदर शायद मैं एक टेबल टेनिस बॉल फिट कर दूंगा। टेबल टेनिस बॉल्स के बीच में एक कंचा फिट होगा और कंचों के बीच में एक काली मिर्च फिट होगी। तो वेरी ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं पार्टिकल्स का साइज चेंज करता चला जाऊंगा, पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट करता चला जाऊंगा, उसी के साथ साथ उनके बीच का वॉइड भी डिफरेंट होता चला जाएगा। Clear? The larger particles have a larger void in between them, whereas smaller particles will have a smaller void between them. ठीक है? ये लिख लीजिए। The size of the void depends on the size of the void depends on first one, the size of the particles making the void. Size of the particles making the void. इसी में आगे लिखो। As the size of the particles making the void increases, as the size of the particles making the void increases, the size of the void increases. ठीक है? अब दूसरा फैक्टर, let us say हम दो पार्टिकल्स लेते हैं और उसके ऊपर एक तीसरा पार्टिकल रखते हैं, ये कहते हुए कि ये सिर्फ और सिर्फ दो पार्टिकल्स को टच करेगा, तीसरे को ये टच नहीं करेगा। तो बी वेरी क्लियर, इवन इफ वी हैव फुटबॉल्स, एक फुटबॉल है, ये दूसरी फुटबॉल है, अगर हमारे पास ये पार्टिकल्स है, लेट अस से हमारे पास एक पार्टिकल, एक फुटबॉल यहाँ भी रखी हुई है। We want that the particle which is placed on the football touches only two footballs, not the third one. तो हमारे पास एक मिनिमम साइज है, इसका इतना रख सकते हो, इतना रख सकते हो, इतना रख सकते हो, लेकिन इससे अगर बड़ा किया तो ये तीसरे फुटबॉल को टच कर जाएगा। ठीक है? और अगर हम ये कहते हैं कि तीन फुटबॉल को टच कर सकते हैं, then in that case the size of the void can be even further more. हम जितने ज्यादा पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं इसे टच करने को, उतना बड़ा पार्टिकल हम इसके बीच में रख सकते हैं। The number of particles that are touching any given particle is termed as its coordination number. तो यहाँ पर हम उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर सकते हैं जो हमने वॉइड में रखा है। This coordination number of the particle placed in the void is termed as a coordination number of the void. I think लॉजिक समझ में आ रहा है कि भाई इस void में जो है उसका coordination number इतना है, तो ये void का ही coordination number। Fine. तो जैसे जैसे हम coordination number ज्यादा मानते चले जाएंगे, हम ज्यादा बड़े void की बात कर सकते हैं। So the second factor on which the size of the void will depend is its coordination. ठीक है? लिख लीजिए।
as the coordination number of the void increases, as the coordination number of the void increases, the size of the void increases. नितिन मैं तो मैथ क्लास में मुझे तो ये मेरे को लगा मेरी क्लास में से होगा बाहर था तो वही है कि मतलब क्या ना किस्मत बहुत अच्छी है यार। एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आ गया मैंने इसको कॉल करा इसने फोन उठाया कहता भाई अभी क्लास में मैं जो ना आया 2 मिनट में स्कूटी लग गई जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे साइज ऑफ द वॉइड भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखो हमने एक पर्टिकुलर एनायन का पूरा का पूरा अरेंजमेंट बता दिया और हमने उसमें कैटायन फिट करने शुरू किए। अब एक बात बहुत क्लियर है कि किसी भी वॉइड का साइज एग्जैक्ट कैटायन के साइज के जितना नहीं हो सकता। कोई वॉइड हो सकता है कैटायन के साइज से थोड़ा छोटा हो, कोई वॉइड हो सकता है कैटायन के साइज से थोड़ा बड़ा हो। Now we need to remember one little thing, that a particular ion always gets into the void which is slightly smaller than its size. कोई भी आयन अपने से बड़े void में नहीं जाता, हमेशा अपने से छोटे void में जाता है, so that it exactly fits in there. It does not run. ठीक है? अब क्या a given ion always occupies the void which is slightly smaller than it, not large. एक मिनट कितना मतलब कोऑर्डिनेशन में कितना रखा? 2 के अंदर अगर आप एक पिन पॉइंट भी लोगे ना तो पिन पॉइंट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। यहाँ पे जो रेंज है ना वो 0 से एक लिमिट तक है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं 3 से ऊपर लेके चला जाऊं इसको इतना बड़ा कर दूं तो भी 3 को ही टच करेगा। ठीक है, इतना अगर साइज लेके चल रहा हूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मान लें। अगेन द पार्टिकल इज लार्जर दैन अ लीनियर वॉइड। ठीक है, कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर वॉइड के अंदर फिट होता है, हम पार्टिकल को बड़ा करते चले जा सकते हैं और तब तक बड़ा करते चले जा सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन को वही मानेंगे जब तक वो अगले वॉइड की रेंज को टच नहीं कर जाता। So the coordination number remains 3 till the time the central particle becomes large enough to accommodate 4 particles around it. तब तक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। फिर वो 4 से स्टार्ट होगा, एक रेंज चलती जाएगी जब तक वो 6 के बराबर नहीं हो जाता। फिर उसके आगे चलता चला जाएगा जब तक वो 8 के बराबर नहीं हो जाता। फिर उसके आगे चलता जाएगा जब तक वो 12 के बराबर नहीं हो जाता। So there is always a range. Clear? So we never talk about कि भाई इस void में कौन सा पार्टिकल आएगा, तो उसका एक एग्जैक्ट साइज नहीं होता, उसकी एक साइज की रेंज होती है। इतना मिनिमम होना चाहिए, अगर इससे छोटा हुआ तो नीचे वाले void में चला जाएगा, और इतना मैक्सिमम हो सकता है इससे ऊपर हुआ तो अगले void में चला जाएगा। तो हर void की एक रेंज होती है कि इस साइज से लेकर इस साइज तक का कैटायन इस void में फिट होता है। So this range of the size of the cation which fits in a given void of the anion is given by something called radius ratio rules. Yeah. तो चला हम फटाफट उन radius ratio rules को लिख लेते हैं। सर अगर रेगुलर शेप है तो वॉइड का साइज सेम ही होगा। अगर रेगुलर शेप है, अगर रिपीटिंग यूज कर रहे हैं तो वॉइड का साइज सेम ही होगा। बेटा एक ही रेगुलर शेप में कई तरह के voids होते हैं। अब देखो अब आपने पूछ लिया तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो हमने एक हेक्सागन बनाया, ठीक है। अब अगर इस हेक्सागन के अंदर ये सेंट्रल है, ये 3 पार्टिकल्स हैं, इन 3 पार्टिकल्स के सेंटर में हमने एक पार्टिकल डाल दिया, तो ये बन गया 1 2 3 एक ट्रायंगल। इसके ऊपर ये जो सेंट्रल पार्टिकल है वो 4 पार्टिकल्स को टच करेगा। नाउ दिस इज अ टेट्राहेड्रल, और ट्रायंगल के ऊपर एक और लगा दोगे तो वो टेट्राहेड्रल ही बन जाएगा। तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमने एक पार्टिकल डाला, यहाँ हमने एक पार्टिकल डाला,
अब इस तरीके से अगर ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल डाल दिया जाए ऐसे, तो यहां पे क्या हुआ, एक वॉइड के ऊपर एक और वॉइड आ गया। अब ये जो वॉइड है उसको टच करने वाले 6 पार्टिकल्स, वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। अरेंजमेंट सेम है, बट इसी अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है और टेट्राहेड्रल वॉइड भी है। तो एक ही अरेंजमेंट में हमारे पास एक से ज्यादा तरह के वॉइड्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? और अगर मान लीजिए पार्टिकल उस वॉइड में फिट नहीं हो पाता जो हमने बना रखा है, तो अरेंजमेंट ही चेंज हो जाता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्लोराइड आयन एक अरेंजमेंट बनाता है, नहीं, क्लोराइड आयन कोई अरेंजमेंट नहीं बनाता। सोडियम क्लोराइड एक अरेंजमेंट बनाता है, सीजियम क्लोराइड एक अरेंजमेंट बनाता है, कैल्शियम फ्लोराइड एक अरेंजमेंट बनाता है। फ्लोराइड नहीं, क्लोराइड नहीं, ऑक्साइड नहीं। तो द अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन कैटायन एज वेल एज एनायन। जो बेस्ट अरेंजमेंट बन सकती है इन कॉम्बिनेशन की, वो अरेंजमेंट बनता है। सर कैटायन अपने से कम साइज वाले से फिट होता है। हाँ सर आपने कहा था इनकम्प्रेसिबल होता है, स्फीयर इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मैंने कब तक कंप्रेसिबल इन सर कंप्रेस करेंगे तभी तो फिट होगा। हाँ सर आपने छोटे वाले साइज में क्या हाँ जाएगा, फिर क्या होगा, सर थोड़ा बहुत तो कंप्रेस उसको फैला देगा, खुद नहीं कंप्रेस होगा, उसे फैला देगा। जब हम बॉडी साइड ट्यूब की बात कर रहे थे, तो हमने एक फुटबॉल को बीच में डाला था, बीच में डाला तो क्या वो स्फीयर कंप्रेस हो गया था? नहीं, उसने बाकी स्फीयर को दूर कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तब तक बड़ा होता चला जाएगा जब तक वो एक और को अकोमोडेट नहीं कर सकेगा। अकोमोडेट कहाँ से करेगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये फैलता चला जाएगा, ये अब तीन एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, और ये तब तक फैलता जाएगा जब तक यहाँ पे अकोमोडेशन की एक जगह नहीं बन जाती, तब तक इसे पार्टीशन क्लियर है। Is it clear? I still stay on the words that I said. I'm not going against them. ठीक है? Okay. So we are talking about something called the radius ratio rules, and now we are going to talk about the range of radius which are going to be characteristic of a particular void. Radius ratios में हम generally r plus upon r minus की बात करते हैं. This is the radius of the cation to the radius of the anion. You may say it is the radius of the void to the radius of the particle making the void. ठीक है? और ये हमेशा एक range होती है, कोई एक exact value नहीं. If this is less than 0.155, that means the cation is very small in comparison to anion. Then in that case, it will be able to touch only 2 anions. ये दो anions से ज़्यादा को touch नहीं कर पाएगा. Therefore, its coordination number is going to be 2, and this void is termed as a linear void. Linear voids are formed when there is a very huge difference between the size of the cation and anion. Cation is extremely small. Then, if the ratio is between 0.155 to 0.225, then in that case the coordination number turns out to be 3. This is called a trigonal void. If it is between 0.225 to 0.414, it comes out to be 4. Now 4 is tetra. ठीक है? If it is between 0.414 to 0.732, it goes to 6, and it's called octahedral. ठीक है? If it is between 0.732 to approximately 1, you can say 0.999, यानी 1 से just नीचे. The coordination is 8, and it's called body centered. Body centered arrangement अलग है, body centered void अलग है. Don't confuse them. ठीक है? Body centered arrangement में same particle होता है, body centered void में दूसरा particle. जी, ये याद रखो.
Now we are going to make some very simple arrangements. सबसे पहले we'll start with an arrangement of cesium chloride. और देखो जब हम cesium chloride arrangement की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि this arrangement is only of cesium chloride. Cesium chloride की ये arrangement है और अगर किसी और substance की भी arrangement है तो उसको हम cesium chloride arrangement बोलेंगे. तो cesium chloride has become an example. अरे ये इसके जैसा है. That way. cesium chloride arrangement के अंदर we find अब एक्चुअल तरीका तो ये होना चाहिए कि हम रेडियस रेशियो से स्ट्रक्चर बना दें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम स्ट्रक्चर समझ के रेडियस रेशियो निकाल दें. तो आई विल मेक द स्ट्रक्चर. दोनों तरीके पॉसिबल हैं, एक तरीका यूज करो. इन केस ऑफ cesium chloride इट इज ऑब्जर्व दैट chlorine makes a simple cubic arrangement. यहां पर ये क्लोरीन है, क्लोराइड है, क्लोरीन नहीं होना चाहिए, ये क्लोराइड है. ठीक है, अ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट. इस क्लोराइड के सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में अगर इस क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल डाल दिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उस पार्टिकल का जो बीच में डाला 8. ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन 8. And what will be the coordination of the particles at the corners? Important बात, ये जो पार्टिकल हमने सेंटर में डाला है वो पार्टिकल इतना बड़ा है कि वो इन दोनों पार्टिकल्स को अब आपस में टच नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम ये है कि हम आयन कॉन्टैक्ट एज्यूम कर लें, वो मिनिमम है. उससे जरा सा भी बड़ा होगा तो ये पार्टिकल्स को टच नहीं करेंगे. तो इसके कोऑर्डिनेशन में ये नहीं है, इसके कोऑर्डिनेशन में ये. और क्योंकि ये भी 8 क्यूब्स का पार्ट है और हर क्यूब के सेंटर में ये वाला पार्टिकल है, तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन 8 हो जाता है. So it is a simple cubic arrangement of chloride in which cesium ion occupies this void. इसका coordination कितना है? 8. कौन सा void है? बॉडी centered void. It is the body centered void. इसका सीधा सीधा coordination 8 आ रहा है. Clear? So it has a coordination number of 8. अब ये मान के चलते हैं कि what would be the minimum size of the ion to fit in the body centered void. अगर एक आयन बॉडी सेंटर्ड वॉइड में एग्जैक्टली फिट हो गया तब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे. अगर एग्जैक्टली फिट हुआ तो. ठीक है, मेरी बात समझ में आई? So if the radius of this ion is r minus, what would be the radius of this ion in comparison to r minus? Quickly calculate. जल्दी करो. What is the minimum radius of the cation to fit in the body centered void? Solve. आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है. Ask him to solve. आंसर तो ऑब्वियसली मैंने कह रहा हूँ बोर्ड पे लिखा है. आंसर इज 0.7. But solve. How do you get it? Solve करो. या मैं ये कह सकता हूँ, just prove that R plus is equal to 0.732 R minus.
सर ये 2 आर टच कर रहे हैं लेकिन उससे ये 2 आर ये एग्जैक्ट फिट कर रहा है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर फोर्स, मैक्सिमम तो 0.999। इससे प्रूव नहीं करना, ये तो आउटकम है, तो आंसर है। हाँ? इससे नहीं प्रूव करने को छोड़ दो, स्टेबल को भूल जाओ, उससे प्रूव करना। जल्दी कीजिए तो मैं सॉल्व करूँ। क्या है आगे? सिंपल सी बात ये है, these three are touching each other, ठीक है? ये जो लाइन है, this is r minus plus twice of r plus r minus, होगी इस लाइन के बराबर। क्या कोई कंफ्यूजन इस बारे में? This is the body diagram. Body diagram, that is 2r plus 2r minus is equal to root 3a. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम साइज में the anions are going to touch each other. और अगर anions एक दूसरे को टच कर रहे हैं, then in that case this is ये खत्म, ठीक है? So this comes out to be r plus r minus is equal to root 3a and a is equal to twice of r. हाँ सही, a is equal to twice of r minus, तो यहाँ पे एक जगह we are having r plus r minus is equal to root 3 into twice of r minus. ठीक है? So we get root 3 into r minus is equal to r plus r minus. R plus is equal to root 3r minus minus r minus. R plus is equal to root 3 minus 1 r minus root 3 minus 1 is 0.732. Is it clear? Derivation clear? ये हमने मिनिमम साइज निकाला, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम।
नेक्स्ट वॉइड का जो लोअर पॉइंट होता है वो इसका एंड पॉइंट होगा। अब जरा अरेंजमेंट की बात करें। दिस इज अ सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट। This is a cesium chloride arrangement. अब इस अरेंजमेंट में coordination now. Cesium is occupying the body-centered void in the simple cubic arrangement of chloride ions. ये जो अरेंजमेंट है ना, ये बहुत गंदा वाला कंफ्यूज कर, इसलिए नहीं कि मुश्किल है, बहुत इजी है, लेकिन इसको बोलने का तरीका बड़ा गलत हो जाता है। एनसीईआरटी में बोला गया है इट इज द बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट ऑफ कैटायन। ठीक है, इट इज द बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट ऑफ कैटायन। अब मतलब नहीं मालूम, it is not a body centered arrangement, very clearly speaking, it is not the body centered cubic arrangement, it is a simple cubic arrangement of chloride ion in which cesium ion occupies all the body centered void, hence it is the body centered arrangement of cation. समझे? ये बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट है नहीं, इसलिए बहुत बुरी तरह कंफ्यूज करते हैं। जब क्वेश्चन आता है ना सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट और बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट, लोग दो एक दूसरे को कंफ्यूज कर देते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 8 है बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट वाला, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन और कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, अब जैसे कि इसकी बात करें, in cesium chloride arrangement the coordination number of cesium ion is 8. The coordination number of chloride ion is also 8. Coordination number is 8:8. Very important. 8:8. 1:1 नहीं। याद से जब मत करेगा इसको 8:8 ही बात। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। What is the contribution of cesium ion? 1. ठीक है। What is the contribution of chloride ion? 1 again. So the contribution is 1:1. ठीक है। क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे को टच नहीं करते। ठीक है। अगर इसमें आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एज लेंथ, देन बी वेरी क्लियर द एज लेंथ, देखो यहां पर इज द √3 द बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, ट्वाइस द बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय √3 वुड बी द एज लेंथ। ठीक है, सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट के बारे में कहा जा सकता है। अब मैं जो बोल रहा हूं पहले ध्यान से सुनो फिर देखना। सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट इज a simple cubic arrangement of the anion in which cation occupies all the body centered voids. ठीक है, the coordination is 8:8. The contribution is 1:1 and the body diagonal is twice the bond. Clear? ये सारी चीजें याद रख सकते, नहीं भी रख सकते तो भी रखो।
ठीक है, what did I say? Just write it. Cesium chloride arrangement, CsCl arrangement, is a simple cubic arrangement of the anion. Is a simple cubic arrangement of the anion in which the cation occupies all the body centered voids. All the body centered voids. The coordination is 8:8. The contribution is 1:1. And the body diagonal is twice the bond length. ये जो इंफॉर्मेशन आपको मैंने अभी अभी लिखवाई है, ये इंफॉर्मेशन समझ लो, याद कर लो, रट लो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर कोई तुमसे बोलता है सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट, तो तुम्हारा सीधे सीधे मुंह से निकलना चाहिए सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट इज द बॉडी सेट, इज अ सिंपल cubic arrangement of the anion in which the cation occupies all the body centered void. The contribution is 1:1, the coordination is 8:8, and body diagonal is twice the bond length. बस यहीं पे आके रुकोगे, आप ये पूरा आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, this particular soil AB has a cesium chloride arrangement. बस वो लिखेंगे और आगे क्वेश्चन पूछते हैं। से cesium chloride arrangement हमने बोल दिया, मतलब हमने सब कुछ बता दिया, अब हम कुछ नहीं बता। फिर वहीं पे आप भूल गए cesium chloride arrangement क्या था, इसके अंदर कैसे करना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। What is the distance between the two anions? What is the minimum distance between the anions? पूछा जा सकता है। You need to know absolutely everything. Is it clear? Now, we have this side. अब ये हमने एक फेस सेंसिटिव बना देते हैं इसे। अगर इस फेस सेंटर्ड ट्यूब के ठीक सेंटर में एक पार्टिकल रख दिया जाए, मतलब कि you place a particle in the body center of a face centered tube. A particle is placed in the body center of a face centered tube. Now, मतलब कि ये face centered tube है, हमने पार्टिकल यहाँ बीच में लगा दिया, ठीक है? What will be its coordination? Coordination numbers 6. इस पार्टिकल को ये टच करेगा, ये टच करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, क्योंकि ये 6 पार्टिकल इसके इक्विडिस्टेंट हैं। So if its coordination is 6, which void is it? It's an octahedral void. So the
body center of a face-centered cubic unit cell is an octahedral void. Very clear? Okay? So this is an octahedral void. Now, if I place जो आपने बीच में प्लेस करा उसके सबसे पास ये 6 हैं, मगर अगर हम जो सबसे ऊपर वाले और नीचे वाला देखेंगे, ये वाला और ये वाला, नहीं जो कॉर्नर्स पे हैं, ये वाला, हाँ ये 8 भी तो इक्विडिस्टेंट हो गए, ये भी चाहिए इसका चाहिए। अबे तो यहाँ से यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये इस क्यूब का डायमीटर और ये इस क्यूब की साइड है, दोनों सेम कैसे हो सकते? ये देखो ना, चलो एक इस क्यूब को मैं बाहर निकाल देता हूँ। And just for the sake of understanding, let's name it A, B, C, D, E, F, G, and let's say this is O. ठीक है? अब correspondingly इसे neighbor दे देते हैं E, F, G, O, C, D, A, B, ठीक है? अब पार्टिकल कहाँ पे है? यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर एक पार्टिकल है। ना, आप ये कहना चाह रहे हो कि इससे इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सर जो बीच में है ये O है ना, हाँ O का इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस बराबर है, ठीक है? लेकिन अगर मैं O से इसका डिस्टेंस की बात करूं तो दिस बिकम्स द डायमीटर ऑफ द क्यूब। ऑब्वियसली नॉट इक्वल। जैसे वर्ड नंबर 6 ये उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? So this is an octahedral void. Confusion. Now, having talked about that, अब let us say हम एक पार्टिकल इस पोजीशन D पे डाल देते हैं, ये पोजीशन D है ना, इस पे डाल देते हैं, इस पार्टिकल कंडीशन हो जाएगा, and mind it is an infinite arrangement. Again, इसका भी 6 है. Now this D, the point D is the edge center. It is the center of the edge. Is it clear? We can feel it. So I can say a simple statement for a face-centered cubic arrangement. A face-centered cubic arrangement को cubic close packing कहा जाता है. For cubic close packing, that is face-centered cubic arrangement, the body center and the edge center of each cube is an octahedral void. ठीक है? All the body center and edge centers of a face center cube are octahedral voids. कोई confusion? ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो सामने क्यूब बनी है, बड़ी हुई, बड़ी वाली क्यूब, इस बड़ी वाली क्यूब में आपको टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं जो आप मार्क कर सकते हैं? How many octahedral voids can you mark in this big cube? Obviously 13. एक क्यूब में 12 एज होते हैं, 6 एक साथ कैसे हो गया? ऐसे नहीं यार, तो वो वॉइड है ही नहीं ना,
तो फेस सेंटर्ड क्यूब है, फेस सेंटर पे तो वॉइड नहीं है ना। याद रखो वहाँ पे। Is it clear? इस क्यूब में आप 13 octahedral voids मार्क कर सकते हो, ठीक है? Could anybody just calculate out what would be the contribution of these 13 octahedral voids? मतलब ये अगर मैं पार्टिकल इसमें से हर octahedral void में एक पार्टिकल डाल दूं, तो उस पार्टिकल्स का क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस क्यूब में? 4 टोटल। तो फिर से बोलने पर क्वेश्चन। What will be the total contribution of the particles placed in each of the octahedral void of the cube? कितना होगा? हर एक सेंटर का contribution 1/4 का होगा, क्योंकि each edge is shared by 4 units. हर सेंटर का ऑब्वियसली 1 होगा, तो we have 12 edges, so 12 into 1/4 is 3 and 1 center, it becomes 4. अच्छा, what will be the contribution? The total contribution of all the particles making this face centered cube. 6 Contribution. Face centered cube में the particles are present at the corner and the face center. Face center contribution half है, 6 faces है. The face center contribution हो गया 1/2 into 6, that is 3. Corners का contribution 1/8 का है और 8 corners है, तो corners का contribution हो गया 1. So the total contribution of the particles making the face centered cube is 4. The total contribution of the particles occupying all the octahedral voids of the cube is 4. So we can say that for each particle making the cube, there is 1 octahedral void. 4 particles का क्यूब में कंट्रीब्यूशन है, 4 ही octahedral voids हैं, तो हर पार्टिकल के लिए एक octahedral void है। Clear? तो एक important statement लिख लीजिए। In any closed packed arrangement, that is face centered cubic or hexagonal closed packed. Face centered cubic. Face centered cubic or hexagonal closed packed. The total number of octahedral voids. The total number of octahedral voids is equal to the number of particles making the arrangement. ठीक है? अब एक छोटा सा कैलकुलेशन। Let us say the radius of the ion making the cube is r minus, and the radius of the cation present in the octahedral void is r plus. So, सीधा सीधा prove that r plus, minimum value of r plus is 0.414 r minus. Prove. Sir, face centered. ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में एज लेंथ इज
face center cubic arrangement, the edge length is 2 root 2 r minus. If we consider the bananas are touching each other, so edge length A is equal to 2 root 2 r minus. एक और important बात, the edge length A is equal to twice of r plus twice of r minus. Just equate the two, and you are going to get the value that r plus is equal to 0.414 r minus. मतलब कि edge length is twice the bond. Edge length is twice the bond length. Any confusion here? That's it. The problem. Okay. अब हम लिखते हैं something about sodium chloride arrangement, NaCl. Sodium chloride arrangement. It is the face-centered cubic arrangement. Sodium chloride arrangement is the face-centered cubic arrangement. That is cubic close packing. That is cubic close packing of the chloride ions. It is the cubic close packing of the chloride ions in which sodium ions occupy all the octahedral voids, and that means all the edge center and the body center. All the edge center and the body center. So now let's talk about its properties. NaCl. What will be the coordination number? कौन से वर्ड को ऑक्यूपाई कर रहा है Na? Octahedral. Coordination number octahedral का क्या है? 6. तो 4 क्यों बोल रहे हो? It is 6 is to 6. What is the contribution? 4 is to 4. ठीक है? And the edge length is twice the bond. Clear? Sodium chloride arrangement के बारे में आपको ये पूरा डाटा होना चाहिए. Sodium chloride arrangement is a face-centered cubic arrangement of the chloride ion in which sodium ion occupy all the octahedral void. That is, it is occupying all the edge center and the body center. The coordination is 6 is to 6. The contribution is 4 is to 4, and the edge length is twice the bond length. That is the sodium chloride arrangement. सर अगर एच सेंटर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने कितना बताया 6? हाँ, edge center इस edge center का coordination number तो 6 है. 1, 2, 3, 4. 4 तो ये हो गए. अब इसके आगे जहाँ ये पीछे है इतना ही आगे तो 1 होगा. ये नीचे है तो इसके ऊपर भी तो इतना ही 1 होगा. ठीक है ना? ये फेस सेंटर है तो इसके ऊपर वाला फेस भी तो फेस सेंटर है. ठीक है? तो हर एज सेंटर का कोऑर्डिनेशन 6 है एंड बॉडी सेंटर का भी ऑब्वियसली 6 है. Is it clear? This is what we call as the sodium chloride arrangement. ठीक है? कोई डाउट? अब ये हमने एक छोटी सी क्यूब यहाँ पे बाहर निकाली हुई है. अगर इस छोटी सी बाहर वाली क्यूब को इसके पार्टिकल्स को
ज्वाइन कर दें ऐसे। क्या बन गया? This becomes a tetrahedron। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये और ये चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है जिसके ठीक सेंटर में ये जो दिखाया था ना आपको, ये है वो एग्जैक्ट ट्रायंगल। एक ये रहा, एक ये रहा और एक यहां ये रहा, 1 2 3। ये ट्रायंगल और ये ठीक इसके बीच में है। ये है वो छोटी वाली क्यूब। क्लियर? तो ये चारों मिलकर एक टेट्राहेड्रन बना रहे हैं। तो इन चारों के बीच में जो छोटा सा एक गैप यहां बना हुआ है इस जगह, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। इस बड़े क्यूब में 8 छोटी क्यूब है और हर क्यूब के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। देखा, सेम अरेंजमेंट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी था, टेट्राहेड्रल वॉइड भी। पोजीशंस ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक है। तो अब अगर आपसे इस क्यूब में मार्क करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स मार्क कर दोगे? 8। How many tetrahedral voids can be marked in this big cube? 8, क्योंकि हर छोटी क्यूब का सेक्टर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। So, what would be the contribution of these 8 tetrahedral voids? हर टेट्राहेड्रल वॉइड क्यूब के अंदर 8, तो जितने टेट्राहेड्रल वॉइड है उतना ही कंट्रीब्यूशन है, क्लियर? The contribution of the particle placed in the tetrahedral voids would be 8. And what is the contribution of the particles making the cube? 4. तो 4 particles के लिए 8 tetrahedral voids हैं। तो एक particle के लिए 2 tetrahedral voids हैं। n particles के लिए 2n tetrahedral voids हैं। कोई confusion? कोई doubt? The number of tetrahedral voids is twice the number of particles making the atom. Okay? ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। The total number of tetrahedral voids. The total number of tetrahedral voids in any closed packed arrangement. The total number of tetrahedral voids in any closed packed arrangement is twice the number of particles. Is twice the number of particles making the arrangement. Is that clear? Any confusions with that? नहीं कंपाउंड तो फॉर्मूला बताएंगे, तो ये कंपाउंड बताएंगे। अगर दूसरी चार्ट लेते तो एक और टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। नहीं, हाँ जी, एक ही क्यूब में अगर दूसरे 4 कॉर्नर में से लेते एक और टेट्राहेड्रल वॉइड भी तो बना सकते कौन सा कॉर्नर है टेट्राहेड्रल? सर वो F O G। ये बड़ी क्यूब है ना, यूनिट सेल तो ये है। अब ये यूनिट सेल का एक पार्ट है, ये यूनिट सेल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ रिपीटिंग यूनिट। इसको आप ये ट्रांसलेशनरी मोशन से पूरा का पूरा पार्टिकल नहीं बना सकते। ये है यूनिट। अब आगे बोलो। हाँ,
Clear? Now, so that's what we have talked about the tetrahedral bonds. अब हम एक अरेंजमेंट की बात करेंगे, and that arrangement is called calcium fluoride arrangement, which is also called fluoride arrangement or fluorspar arrangement. FLOR, SPAR. And that's calcium fluoride. Fluoride बोला जाता है वैसे. In this case, the calcium fluoride arrangement or the fluoride arrangement is the, अब इसको दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है. It is described in two ways. ध्यान से सुनना. It can be described as a face-centered cubic arrangement of the cation. A face-centered cubic arrangement of the cation, in which anion occupies all the tetrahedral voids. ठीक है? तो लिख लीजिए. Calcium fluoride arrangement is the face-centered. Calcium fluoride arrangement is the face-centered arrangement of the cation in which anion occupies all the tetrahedral voids. All the tetrahedral voids. ठीक है? Any confusion, sir? ओके, बिल्कुल बोला था. तो अब ये गलत बोल दिया ना मैं, एक और सही बोलता हूँ. लिखो. It is a simple cubic arrangement of the anions. It is the simple cubic arrangement of the anions in which the cation occupies alternate body centered voids. दोनों चीजें ध्यान से पढ़ो. मतलब दोनों को एक ही है. दोनों एक ही चीज बोलने का तरीका. देखो, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कैटायन और एनायन हर क्यूब के सेंटर में. ठीक है, और ध्यान रखना बॉडी के सेंटर में. बॉडी के सेंटर खाली है. ठीक है, कैटायन कहाँ है? यहाँ फेस सेंटर्स पे है, कॉर्नर्स पे है. एनायन कहाँ है? हर क्यूब के सेंटर में. ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है. अब दूसरे तरीके से देखो, ध्यान से देखना. हर क्यूब के सेंटर में एनायन है. ठीक है, इस एनायन को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक क्यूब बन जाएगी. उसके सेंटर में कुछ नहीं. क्लियर? ठीक है, अब इसके साथ वाली क्यूब ले लो. ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन. यहाँ पे भी 4 एनायन है. अब इनकी 8 एनायंस की जो क्यूब बनेगी उसके सेंटर में कैटायन.
तो यहाँ पे क्यूब बनी, उसके सेंटर में कैटायन है, यहाँ बनी उसके सेंटर में नहीं है, यहाँ बनी उसके सेंटर में है, उसके आगे वाली बनेगी उसके अंदर नहीं है, तो ऑल्टरनेट बॉडी सेंटर्ड ऑक्यूपाइड है। क्लियर? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ऐसे चल दो, ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो you can say it's a simple cubic arrangement of anion in which the cation occupies alternate body centered voids. या आप बोल सकते हो it's a face centered cubic arrangement of the cation in which anion occupies all the tetrahedral voids. So both ways it's acceptable. जैसे आपने मुझे बोला सर एनायन क्या ही दिखते हैं, बता, ठीक है। अरेंजमेंट हम कैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, वॉइड किसने फिल किए हैं, who cares? Is it okay? ठीक है। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूशन की बात करें, आई थिंक दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। चलो हम कैटायन का ही क्यूब बना देते हैं, वरना देखो एक बात का ध्यान रखना, अगर एनायन का क्यूब बनाते हो तो आपको 8 क्यूब देने पड़ेंगे, एक क्यूब से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसमें कैटायन है या नहीं। कैटायन का क्यूब बना के यूनिट सेल आराम से बन जाता है। तो हमने कैटायन का क्यूब ले लिया, कैटायन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 4, because the cation forms the face centered cubic arrangement. Anion का contribution कितना है, 8, ठीक है। तो अगर मैं कैल्शियम फ्लोराइड अरेंजमेंट की बात करता हूं, तो contribution of calcium is 4, of fluoride is 8. What about the coordination? Coordination of calcium? Calcium occupies the body centered void of fluoride. अभी लिखा है, तो obviously उसका 8 है, and fluorine occupies tetrahedral void of calcium. Fluorine का coordination is this clear? This is what we call as the fluoride arrangement. The anion occupies all the tetrahedral voids in a face-centered cubic arrangement of the cation. या cation occupies alternate body-centered void in a simple cubic arrangement of anion. दोनों तरीके से बोला जा सकता है, दोनों ही सही है। किसी अरेंजमेंट में cation को टच नहीं करना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पार्टिकल इज टच। यहाँ पे बीच में anion अगर नहीं होते तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता, नो डाउट, तब cation के साथ बना रहे हो, लेकिन anion होने की वजह से cation के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। बोलो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे ना आ जाएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बड़ी क्यूब है, हाँ, हर क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड है, 8 क्यूब्स हैं यहाँ पे। Is that clear? So that is what we term as the tetrahedral void, octahedral voids, and this is the calcium fluoride arrangement.